हाँ नमस्कार, मैं हृदय धारवाड़। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे खतरे में बचपन, क्योंकि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अक्सर हम बात करते हैं कि बालिका की रक्षा कैसे हो, सुरक्षा कैसे हो, उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं, उनको किस तरीके से समाज में उचित सम्मान मिले, शिक्षा मिले। इस पर हम चर्चा करेंगे। पर देखते हैं खास रिपोर्ट। राजधानी से रोजाना औसतन 1 से ज्यादा नाबालिग बालिका लापता होती है। आंकड़ों की हकीकत कुछ ऐसी है कि पिछले साल ही राजधानी में 418 बालिकाएं गायब हो चुकी है। वहीं पुराने भोपाल से उलट सबसे ज्यादा बालिकाएं शहर के नए हिस्से से लापता हुई हैं, जिनमें हबीबगंज, अशोका गार्डन, बाग सिवनिया और कोलार क्षेत्र के नाम प्रमुख हैं। हालांकि 418 में से 348 को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। इसके साथ ही 99 लड़कियां ऐसी भी हैं जो 4 से 5 साल पहले राजधानी से लापता हुई थी। इन नाबालिग बच्चियों में से कुछ ऐसी भी हैं जो दूसरे जिलों में अपना घर बसा चुकी थी। विभागीय सूत्र बताते हैं कि ये आंकड़ा उनका है जिनकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। समाज का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो लोक लाज के डर से पुलिस थानों की सीढ़ियां ही नहीं चढ़ता। सरकारी आंकड़े आए उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के अंदर 2020 के मुकाबले 2021 में 16% दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है। यह भी ऐसे समय बढ़ी जब कोरोना काल चल रहा था। यदि बात करें तो 23 बच्चियां जो रहती है वो अपहरण का शिकार होती हैं। आंकड़ों के मुताबिक 14 महिलाओं के साथ प्रतिदिन दुष्कर्म की घटनाएं होती है। और भोपाल की बात करें तो पिछले वर्ष का आंकड़ा है कि 418 नाबालिग बच्चियां शिकार हुई हैं। तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े चौंकाने वाले, वो भी ऐसी सरकार में जो खुद को मामा बताते हैं, जो बच्चियों का मामा खुद को बताते हैं। तमाम योजनाएं यहाँ चलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सारी योजनाओं की हकीकत है कि सबसे ज्यादा बहन बेटियों के मामले में असुरक्षित कोई प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है। यह आंकड़े गवाह है। सर, बच्चों का बचपन जो है कहीं ना कहीं खतरे में देखा जा रहा है। प्रदेश की स्थिति देखें तो लगातार जिस प्रकार से बच्चों के अपराध हो रहे हैं, बच्चों की गुमशुदगी की बात करें या बच्चों के अपहरण से जुड़े मामले हो, चाहे बलात्कार से जुड़े मामले हो, लगातार इजाफा हो रहा है। ये सारे मामले जो हैं कहीं ना कहीं केवल सरकार के देखने के, प्रशासन के देखने के नहीं, इसमें सामाजिक पक्ष भी एक बहुत बड़ा अपने आप में दायित्व निभाता है। बहुत सारी संस्थाओं को भी काम जो है सरकार देकर रखती है, जो इन मामलों में काम करती है। हमें लगता है कुल मिला के वापस एक बार दोबारा नई चेतना के साथ इस मामले में काम करने की जरूरत है, ताकि इन आंकड़ों में जल्दी ही कमी लाई जाए। अब देखना होगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः कि इस देश में ये किशोरियों और महिलाओं का गायब होना कब रुकेगा। क्या कारण है कि एक और नया भोपाल विकास के पायदान छू रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ से किशोरियां लापता हो रही हैं। आखिर नाबालिग बच्चियों के गायब होने का ये सिलसिला कब रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर। तो देखिए, जिस तरीके से राजधानी के अंदर पूरा प्रशासन रहता है, मंत्रालय रहता है, अधिकारी, नेता, मंत्री सब रहते हैं, इसके बाद भी एक साल के अंदर 418 बालिकाओं का अपहरण होता है। उसके बाद में घटनाएं घटित होती हैं। 318 करीब रिकवर भी कर लेते हैं, सॉरी 348। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, इस पर क्या क्या आखिर होना चाहिए, सरकार का क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान साथ जो परिचय करा दें आपका। बाल आयोग के सदस्य हैं ब्रजेश चौहान जी, मुझे स्वागत है आपका। कांग्रेस से हैं ब्रजभूषण नाथ जी, ब्रज आपका भी स्वागत है। तो ब्रज जी, आपसे शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा, रिपोर्ट आई है कि रिपोर्ट में सरकारी आंकड़े हैं कि 418 बच्चे राजधानी के अंदर अपहरित हुए। उसके बाद में 348 करीब उन्होंने ढूंढ निकाला। ताकि इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो आखिर समाज में क्या मैसेज जाएगा और आखिर उनकी अच्छाई के लिए क्या काम करने चाहिए। निश्चित तौर पर हृदय जी, दुर्भाग्यपूर्ण खबर है ये, और हमारे लिए भी और मध्य प्रदेश के शासन के लिए भी, और जो भी मध्य प्रदेश का नागरिक है जो मध्य प्रदेश में निवास करता है उसके लिए दुर्भाग्य इसलिए भी है कि पिछले साल भी एक आंकड़ा आया था। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 38 बच्चियां लापता होती, बच्चे लापता होते हैं, जिसमें से 22 बच्चियां होती हैं। और लगातार ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी जो आई है वो भी मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा कलंकित कर रही है। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा बालिकाओं का अपहरण, यौन शोषण मध्य प्रदेश में होता है। और ये बात प्रशासन क्यों नहीं समझ पा रहा कि मध्य प्रदेश में जो बच्चियां हैं, जिसको हम भांजिया भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में, और मामा जी संरक्षण दे रहे हैं, उसके बाद भी बच्चियां यहां से गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। और लगातार ये दर बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में भी दर बढ़ी, और अब तो भोपाल के नए शहर भोपाल से भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे लापता हो रहे हैं। और ये जा कहाँ रहे हैं। निश्चित तौर पर जब पकड़ाते हैं तो गुजरात में और दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में ये बच्चे पकड़ाई में आई हैं। ये भी सीबीआई की रिपोर्ट आई है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये मासूम बच्चे परिवार से जाते क्यों हैं। इसकी जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है और एक नजर रखने की जरूरत है। प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है। माँ बाप को बुला के उनकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है
कि माता पिता भी डर के मारे थाने में एफआईआर 24 घंटे के बाद लिखवाते हैं, जब तक बच्चा इस प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में प्रवेश कर चुका होता है। उसके बाद उसको ढूंढना और मुश्किल हो जाता है, और वो वहां दूसरे प्रदेश की जो पुलिस है वो अपने प्रदेश के बच्चों को बचाएगी कि दूसरे प्रदेश के जो बच्चे आए उनको ढूंढती फिरेगी। अगर हमारा प्रदेश में दूसरे जिले, इस जिले की बच्ची दूसरे जिले में नहीं जा पाए और इस प्रदेश की बच्ची दूसरे प्रदेश में नहीं जा पाए, तो निश्चित तौर पे हम काफी रोकथाम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सरकार तो जिम्मेदार है, सरकार के साथ साथ समाज भी जिम्मेदार है। ब्रजेश जी, आप तो इस क्षेत्र में लगातार काम भी करते हैं, आपने देखा होगा कि क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, यही वजह है शायद कि इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। जी हृदय जी, निश्चित तौर पर समाज में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती है, आयोग भी लगातार प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे साथी ब्रजभूषण जी ने कहा कि माता पिता ही कई बार जो है वो थाने में जो है देर से सूचना देते हैं। कई बार वो इन सब चीज़ों को एक सामाजिक दायरे में, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर अपने मन में संकोच कर लेते हैं और वो ऐसी सूचनाएं जब थाने में नहीं देंगे, देर से देंगे, तब तक बच्चा आगे जा चुका होता है। और ये सब मामले सबसे ज़्यादा किशोरी बालिकाओं के साथ होते हैं, यानी ज़्यादातर जो है वो 14 से 17 साल की बच्चियां जो होती है वो सबसे ज़्यादा इस मामले में जो मिसिंग होती है वो सबसे ज़्यादा ये होती है। तो कहीं ना कहीं जो कहें हम कि जागरूकता की कमी इन सब में है। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, आयोग भी इसके लिए लगातार हम पत्र लिखते रहते हैं, और जो मिसिंग के मामले हैं जब ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो उनके लिए किसी स्तर पर भी कहीं ना कहीं उनको इस बात की सूचना देनी चाहिए। जो फोरम होते हैं बच्चों के, उन पर जाके उनकी सूचना देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं माता पिता या जो उनके गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, इस बात को छुपा लेते हैं, वो देर से बताते हैं। लेकिन एक चीज़ देखने में अक्सर ये आती है कि जो शादी की उम्र सरकार ने बढ़ा के 21 साल कर दी है, लेकिन अभी भी बाल विवाह ग्रामीण क्षेत्र में होता है, वहाँ बच्चियों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है, एक अशिक्षा का माहौल भी वहाँ पर रहता है। ये भी एक मुख्य कारण मान सकते हैं अपन। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये भी एक कारण होता है, लेकिन ये आज ज़्यादातर अब कम स्थितियां ऐसी बन रही है। ये कुछ जिले हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसी समाजें होती हैं जिनमें मान्यताएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं, या जो हमारे जो पुराने लोग कह गए उसको मानते हुए वो बाल विवाह की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। वो ये समझते हैं कि बच्ची बड़ी होगी तो कल को इसके साथ ये हो जाएगा, कल को ये समाज में हमारा नाम खराब कर दे। इस तरह की जो धारणाएं जो हमारे जो समाज में लोग पाल लेते हैं वो इस तरफ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रमुख कारण हम समझें कि समाज में ये डर बना रहता है लोगों को, और वो सामाजिक एक दायरे में जीवन जीकर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी शादी कर लें, जल्दी दूसरे घर चले जाएं। ये सब भी कहीं ना कहीं इसका एक प्रमुख रूप से कारण है। बिल्कुल ब्रजभूषण जी, कि आपने ताज़ा मामला सामने देखा धार का हुआ कि धार में एक पिता के दोस्त ने ही बच्ची के साथ में रेप किया, भोपाल लेकर आए, उन्होंने यहाँ पर रखा, फिर मामला कायम होता है। राजगढ़ का किस्सा होता है जहाँ एक नाबालिग बेटे के साथ भी दुष्कृत्य होता है, दुष्कर्म होता है। अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, सरकार की कहाँ विफलता दिखाई देती है आपको? मैं चौहान साहब से एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो 15 साल से 17 साल का जो आंकड़ा दे रहे हैं वो वहाँ तक तो एक संबंधों का और जागरूकता का वो एक अभियान होता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 6 साल से लेकर 14 साल की बच्चियां भी गायब होती है और 6 साल से 14 साल के बच्चे भी गायब हो रहे हैं। ये अपहरण हो रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है, बच्चे जा कर रहे हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, चिंतनीय बात यह है कि मध्य प्रदेश के जो है जहां जहां आदिवासी जिले हैं वहां से आदिवासी बच्चे सबसे ज्यादा अपहरण हो रहे हैं, सबसे ज्यादा गायब हो रहे हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं का शोषण हो रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश में एक अलग सेल बनी हुई है। बाल श्रम आयोग भी आप देखिए, आप रास्ते में हाईवे में जाएंगे, आपको छोटे छोटे बच्चे वहां ढाबे में काम करते मिलेंगे। क्या कर रहा है मध्य प्रदेश का प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन करता क्या है? अगर वहां पे बाल श्रम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहां काम कर रहे हैं, खेतों में आलू निकालते हुए बच्चे मजदूर करते हुए मिल जाएंगे, प्याज निकालते हुए मिल जाएंगे। आखिर वो किसान जो बड़ा व्यापारी है ये छोटे बच्चों से काम कैसे करा रहा है? करा रहा है तो वहां का प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार और वहां का टीआई करता क्या है? उन्हें क्या खबर नहीं है कि इस खेत में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं? हजारों की संख्या में छोटे छोटे बाल श्रम बच्चे छोटे छोटे मजदूरी कर रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश में आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में एमपी नगर चौराहे पर देखिए, 6 नंबर स्टॉप पे देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे 11 नंबर स्टॉप मंदिर के सामने देख लीजिए, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में हम ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारा बच्चा पैदा होकर मध्य प्रदेश में यही भीख मांगे और यही भीख मांगते मांगते मर जाए? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चिंतनीय विषय है कि सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे बाल श्रम में हैं, सबसे ज्यादा बच्चे यही भीख मांग रहे हैं। और ये हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई और क्रिश्चियन की बात नहीं हो रही, ये बच्चे बच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, कोई सी भी जात का हो। और कोई सी भी जात का बच्चा अगर भीख मांग रहा है तो मध्य प्रदेश के हर शासन प्रशासन के लिए शर्मनाक है और हम सब के लिए शर्मनाक दिन है ये। ब्रज गोपाल जी, स्वागत है पहले खबर भारत में आपका।
जिससे बात चल नमस्कार रही है हृदय कि बचपना खतरे में है। आखिर जिस तरीके से भोपाल के हमने आंकड़े की बात की है कि यहाँ पर लगभग एक साल के अंदर 418 बच्चों का अपहरण हुआ है, जिसमें बच्चियाँ शामिल हैं, 348 करीब रिकवर हुई हैं। इस तरह के आंकड़ा राजधानी के अंदर है, तो प्रदेश में क्या हालत होंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हृदय जी, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले थोड़ा सा एक शब्द के लिए आपको करेक्ट करना चाहता हूं, और वो शब्द ये है कि इनका अपहरण नहीं हुआ, ये गुम हुए हैं। इन दोनों में बहुत फर्क है, आप भी इन दोनों शब्दों को जानते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि निश्चित आज आपने एक जो चर्चा रखी है, ये एक सामाजिक विषय पर चर्चा है और बहुत सार्थक चर्चा इस पर होनी चाहिए। चर्चा कभी भी इन मुद्दों पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए, सामाजिक विषय है, इसलिए चर्चा सामाजिक होना चाहिए। निश्चित हम इस बात को मानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सोशल मीडिया, इंटरनेट आने के बाद ये जो दृश्य बदला है और इस दृश्य ने बच्चों को बाहर की हवा दिखाई है और एक सुनहरा सपना उन्हें दिखाई देता है, तो ये जो स्थितियां बन रही हैं और इसके कारण जो लड़कियां या लड़के दोनों घर से निकलकर जा रहे हैं, और खास तौर से उस अवस्था के जब वो परिपक्व नहीं है। 18 से कम की आयु के बच्चे परिपक्व नहीं होते, उन्हें बहलाया जा सकता है, उन्हें फुसलाया जा सकता है, उन्हें प्रलोभन दिया जा सकता है, और भी बहुत सारी बातें होती है। परंतु आज के बच्चों की एक और बड़ी समस्या है हृदय जी, वो बच्चे भले ही विकसित नहीं है, ये आप और हम जानते हैं, परंतु वो बच्चे इस बात को मानने तैयार नहीं है कि वो मैच्योर नहीं है। वो तो स्वयं को ये मानते हैं कि हम अपने मम्मी पापा और समाज के जो लोग हैं, हमारे जो टीचर हैं, हम उनसे ज्यादा समझदार हो गए हैं, वो तो पुराने ख्यालों के हैं, हम नए ख्यालों के हो गए, ये स्थिति है। और जहां तक सरकार का प्रश्न है, अब इसमें दो स्थितियां अलग अलग हैं। एक मैंने अभी आपको सामाजिक चर्चा की, सरकार का जहां तक प्रश्न है तो आंकड़े भी ये बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में 90% के आसपास, 80 से 90% मामलों में 24 से 48 घंटों में ये लड़कियां रिकवर हो जाती हैं और वापस अपने घर उनके माता पिता के पास सुरक्षित रूप से पहुंचा देती हैं। और जो 10% बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं खास तौर से, वो बच्चियां जो निकल गई, आपको इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा कि बहुत सारी लड़कियां जो नाबालिग होते हुए भी उन्होंने शादी कर ली और कहीं जाकर अपना घर बसा लिया। ऐसी स्थिति आज समाज में है, और हमें समाज को यदि इस स्थिति से बाहर निकालना है तो हमें कम से कम इन विषयों को राजनीति से परे रखना पड़ेगा, और जब हम राजनीति से परे रख पाएंगे तो ही हम समाज का हित कर पाएंगे। ये जो समाज के हित के मुद्दे हैं जिन पर आज आप चर्चा कर रहे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा होती रहनी चाहिए और इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम वहां जारी होते रहना चाहिए। एक बात और मैं कह रहा था जी, अभी ब्रजभूषण नाथ जी बात कर रहे थे, सड़क के बच्चे, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं फिर से कहता हूं। और उसमें उन्होंने केवल सरकार को नहीं, किसानों को, व्यापारियों को, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। हम उनको कटघरे में बाद में खड़ा करें, हम पहले स्वयं को कटघरे में खड़ा करें कि यदि एक 12 साल का, 11 साल का बच्चा यदि मेरे पास चाय लेकर आता है तो ये मेरा कर्तव्य भी है कि मैं उस बच्चे को इस काम से लिए मना करूं, उसको रोकूं और उसके मालिक को ये कहूं कि नहीं, आप बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं। परंतु जब हम बाल श्रम, बच्चियों की सुरक्षा, इन मामलों पे जब हम राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि आज ब्रजभूषण नाथ जी को ये दिखाई दे रहा है कि वहां एमपी नगर चौराहे पे बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक भी ऐसा नहीं था कि ये बच्चे वहां नहीं थे। तो मैं ये कहता हूं कि यदि हमें वास्तव में समस्या का हल करना है तो हमें इस पर से राजनीतिक चश्मा हटाना पड़ेगा, और तभी हम वास्तविक कारणों को जान पाएंगे और उन कारणों को जान के और इन कारणों को अलग कर पाएंगे कि हमारी बेटियां घर से ना भागें, उनको कहीं दुरुपयोग ना हो उनका। मैं तो कह रहा हूं, चाहे मानव तस्करी में हो, चाहे उनको बहला फुसलाकर उनके शारीरिक शोषण का हो। आप और हम बहुत लोग जानते हैं कि इस देश में लाखों बच्चियां प्रतिवर्ष केवल हीरोइन बनने के, फिल्म सीरियल्स में स्टार बनने के इन चक्करों में घर से निकलते हैं और बाद में क्या शुरू होता है वो जानते हैं, और वो एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं कि जहां से वो लौटकर अपने घर भी नहीं आ पाते। तो जो हमारे परिवार है, हमें इनको भी अवेयर करना पड़ेगा कि ये मुद्दा आपकी नाम और बदनामी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये मुद्दा देश की बेटियों की सुरक्षा से संबंधित है। तो उन पेरेंट्स को भी आगे आकर शिकायत करना पड़ेगी। एक बात और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर मामलों में हृदय जी ये देखा जाता है कि 6-6 दिन बाद, 8-8 दिन बाद पेरेंट्स थाने पहुंचते हैं कि हमारी बेटी गायब है। वो अपने स्तर से पूरे प्रयत्न करते हैं कि कहीं वो मिल जाए, इसको फोन करेंगे, खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे, परंतु सामाजिक बदनामी के डर से वो लोग पुलिस तक भी नहीं पहुंचते हैं। ये सब जो
मामले हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इसके लिए काम करना है और हम उस काम को कर रहे हैं। बेहतर हम बेटियों को जीवन दे सकें, ये हम सबकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी भी है। राजनीतिक जिम्मेवारी तो तीसरे स्थान पर आती है। ठीक बात है। अब ब्रजेश जी, जिस तरीके से ब्रज गोपाल जी ने कहा है कि जो स्ट्रीट चाइल्ड की उन्होंने बात की कि बच्चे आखिर बाल श्रम भी होता है, सड़कों पे पन्नी बीनते दिखाई देते हैं, नशा करते दिखाई देते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या योजना? क्योंकि कहीं कि आर्थिक पक्ष होता है, बच्चे इतने सक्षम नहीं होते कि वह भरण पोषण कर सकें, शिक्षा हासिल कर सकें। यही वजह है कि शायद वो इस तरीके से गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। जी, इसमें असल में दो कारण हैं, हम दो तरीके से इनको देख सकते हैं। ये एक आर्थिक पक्ष भी इसका एक कारण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल बच्चे सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं और बच्चे सॉफ्ट टारगेट होने के कारण उनका उपयोग किया जा रहा है। उनके अपने परिजन उनसे ये सब करवाने की कोशिश करते हैं, उनके सहारे इन सब चीज़ों को कराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो भिक्षावृत्ति हो, चाहे वो बाल श्रम हो, चाहे और भी अन्य जो इस तरह की गतिविधियों में बच्चों को संलिप्त किया जाता है, जिनके सहारे वो इस तरीके की चीज़ों में संलिप्त कर बच्चों का उपयोग करते हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा आर्थिक पक्ष तो कहीं ना कहीं है ही, निश्चित तौर पर आर्थिक पक्ष होता है, लेकिन हम दूसरे तरीके से अगर ये देखें कि बच्चों का उपयोग अब इस उम्र में छोटे बच्चों को सॉफ्ट टारगेट बना के ज़्यादा किया जा रहा है। इस तरीके के मामले आयोग में जब भी आते हैं हम बराबर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और बराबर समय समय पर जो निर्देश, हम दिशा निर्देश पुलिस के साथ मिलकर हम और सभी विभागों के साथ मिलकर, लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आगे किस तरीके से रणनीति के साथ काम करना है वो लगातार हम उस पर काम करते रहते हैं। चलिए, ये बात स्वीकार की आपने कम से कम। हाँ, इस तरीके से नेक्सस चलता है, पूरा स्कैंडल चलता है कि बच्चों से भीख मंगाई जाती है, उनके पेरेंट्स भी शामिल होते हैं, एक गिरोह भी इसमें काम करता है। आखिर ऐसे कितने बच्चों अभी तक आपने रिकवर किया है और आगे किस तरीके से इनको और करने की प्लानिंग आपकी है? देखिए, इसमें कोई पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि एक जगह ये, कुछ ऐसे एरिए होते हैं जहां पर इस तरीके की संभावनाएं ज़्यादा होती है, जैसे रेलवे स्टेशन के पास इस तरीके के बच्चों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, या पर्टिकुलर कोई ऐसा एरिया, स्लम एरिया है जहां पर ये ज़्यादा चीज़ें उपयोग होती है, या बड़े स्टेशन से जहां पर ज़्यादा आवाजाही है, आवागमन है, या जो दूसरे स्टेटों की बॉर्डर से लगी जगह है, सपोज करिए झाबुआ की बॉर्डर जैसे गुजरात से लगी हुई है हमारे मध्य प्रदेश की, तो इन जगहों पर ज़्यादा संभावना इन सब चीज़ों की रहती है और उसमें भी हम लगातार शासन के साथ मिलकर लगातार उसको रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस पर जैसा कि लोया जी ने कहा कि हमारी केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं होती है, सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है, कहीं ना कहीं वो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और हम सबको मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा। ब्रज विश्वनाथ जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ब्रज गोपाल जी ने अपनी बात रखी कि सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। बाकी उन्होंने बात भी ठीक कही है कि समाज यदि आगे आएगा तो ही इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। मैं ब्रज गोपाल जी की बात से भी और ब्रजेश चौहान जी की बात से, दोनों बात से सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात यह कि इस बात पे जरूर चौहान साहब की बात पे सहमत हूँ कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं या मजदूरी कराते हैं या ढाबों में छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें जो उनके पुरुष वर्ग घर में पुरुष होता है उसे अपने बच्चों से भीख मंगवाने के बाद एक पौवा दारू पीने में ज़्यादा मज़ा आता है। और ये आपको प्रदेश में देखने को मिलेगा कि उन्हें रात को दारू पीने की व्यवस्था उसके पिताजी को हो जाए और माताजी को 2 रोटी खिला दे, वो बच्चा इसलिए बच्चे उसे भीख मंगवाते हैं, जगह जगह भीख मांगते हैं। ये जो चौहान साहब कह रहे थे कि स्टेशन पर निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के हर स्टेशन पे और आपको बच्चे मिल जाएंगे, हर हाट में, तहसील के हर हाट में भी बच्चे भीख मांगते हुए मिलेंगे। क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि बड़ा आदमी सब्जी लेने जाता है कि तो 2 रुपये खुले होंगे तो चल बच्चे को दे दो। लेकिन मैं आपको ब्रज गोपाल जी बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश में किसी भी बच्चे को और किसी कन्या को भीख नहीं देता हूँ और मैं अपने ना मैं देता हूँ, ना अपने परिवार को दे देता हूँ, ना अपने मोहल्ले में किसी को देने देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा बढ़ावा भीख देके हम लोग बच्चों को भिखारी बना रहे हैं और मध्य प्रदेश को भिखारी के रूप में एक नई जनरेशन तैयार कर रहे हैं। तो मेरा भी निवेदन है कि एक काउंसलिंग होनी चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश शासन से भी निवेदन है और अपने ब्रजेश चौहान जी से भी निवेदन है कि एक पेरेंट्स से काउंसलिंग करी जाए कि अगर पेरेंट्स को आप ये बात बोल देंगे कि आपका बच्चा अगर भीख मांगते हुए दिखा तो आपको 7 दिन की जेल की सजा सुना दी जाएगी और 7 दिन थाने में रखेंगे। मैं समझता हूं कि एक भी बच्चा भीख मांगते आपको मध्य प्रदेश में नजर नहीं आएगा, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज है। बिना डर के मध्य प्रदेश में कुछ होता नहीं है। अगर आप बोलो कि आप अपने मर्जी से मास्क पहने, कोई नहीं पहनेगा, लेकिन जिस दिन आप बोलोगे 2000 रुपए का चालान बनाएंगे तो आदमी अपने घर में अपना बच्चा भूल जाएगा लेकिन मास्क नहीं भूलता। दिल्ली में भी ऐसी ही है। दिल्ली में हेलमेट की जो व्यवस्था है,
दिल्ली में बच्चा भूल जाता, अपने बीवी भूल जाता, लेकिन हेलमेट नहीं भूलता। तो उन्हें मालूम है कि हम 10 कदम निकलेंगे और हेलमेट का सबसे पहले चालन बनेगा। ड्राइवर के बाद में जब आप कार में बैठते हो तो ड्राइवर पड़ोस में दिल्ली में बोल देता है कि भाई साहब आप बैठ तो रहे हो, लेकिन पहले बगल में बैठ के पहले सीट बेल्ट लगा दीजिए, ना फौरन चालन बन जाएगा। मध्य प्रदेश है हमारा, यहाँ तो कार में आप बताइए कितने सीट बेल्ट पे चालन होता है। डर नाम की चीज नहीं है। जिस दिन डर हो जाएगा मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन का, मध्य प्रदेश अपने आप सुधर जाएगा। ना लड़की भागेंगे, ना बच्चे भागेंगे, ना बच्चा खेत में आपको आलू उखाड़ते हुए मिलेगा, ना प्याज काटते हुए मिलेगा। ये डर होना बहुत जरूरी है। जब तक डर नहीं होगा मध्य प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है। प्यार से समझने वाली चीजें नहीं है। ब्रजगोपाल जी, आप शासन कड़े कानून बनाइए। आपने कानून बनाया ना, जब कानून बनाया कि सजा का प्रावधान कर दिया अंतरजातीय विवाह में, तो विवाह कम हो गए आपके। जब तक आप कानून सख्त नहीं करेंगे, जब तक सख्ती से टीआई को बोल दीजिए ना कि आपके जहां क्षेत्र आ रहा है वहां पे एक भी बच्चा भीख मांगते हुए होगा तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। आप देखिए टीआई का एक ही काम रहेगा, बच्चा पूरे हमारे क्षेत्र में जहां थाना का क्षेत्र आ रहा है वहां पे एक बच्चा भीख मांगे तो बताना आप मुझे। एक भी कबाड़ी छोटा बच्चा ठेला लेके घूम रहा है वो नहीं घूमेगा, पन्नी लेके जो घूम रहा है वो नहीं घूमेगा। आपको नीति बनानी पड़ेगी और आपको नीति बनाने के लिए सख्ती के साथ उसका पालन करवाना पड़ेगा। ब्रजगोपाल जी जवाब दीजिए। जी देखिए हृदय जी, हम आपको फिर से अभी अपन 3 बातों की चर्चा करें। एक आदरणीय चौहान साहब कह रहे थे कि आर्थिक कारण है और ये कारण हमें स्वीकार करना पड़ेगा। एक और बात हृदय जी मैं कहना चाहता हूं बड़े खुले मन से कि कहीं आपको इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें एक सामाजिक कारण भी है। आप एक बात को गंभीरता से देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में, आप उस पर निगाह कर लीजिए। कुछ हमारी चुनिंदा जातियां और समाजें हैं जो इस तरह, जिन्हें अपन घूमंतु समाज टाइप का कहते हैं, उन लोगों में ये वृत्ति है। आप एक बात को गौर से देखिए, मैं बड़े उससे कहता हूं, हमारा आदिवासी वर्ग है जिसको हम आप अनुसूचित जनजाति वर्ग का कहते हैं, जो आर्थिक रूप से भी सक्षम कम है और वो शैक्षणिक स्तर भी उसका बहुत ऊपर नहीं है, परंतु इसके बाद भी वो कहीं ना तो भिखारी मिलेगा आपको और ना कहीं पनी बीनते मिलेगा। वो लोग श्रम करने में विश्वास रखते हैं, वो उस जाति की एक विशेषता है। तो कई जगह हमें ये समझना पड़ेगा कि इनको हम कैसे दूर करें। और एक बात हमें मानना ही पड़ेगी कि शिक्षा ही एकमात्र हमारे पास हथियार है कि शिक्षा के माध्यम से हम इन कुरीतियों से, इन परंपराओं से और इस तरह की जो छोटी छोटे बातें हैं इनसे बाहर निकालना। देखिए भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान में ये तय किया कि हम बच्चों को किताब हम देंगे, शिक्षा निःशुल्क देंगे, उन्हें ड्रेस देंगे, अगर वो नवी में जाएंगे तो साइकिल देंगे, उसके बाद कॉलेज में जाएंगे टेबलेट देंगे और दोपहर में मध्याह्न भोजन देंगे। इसके बाद भी हमें चिन्हित करना पड़ेगा कि वो लोग हैं कौन के इन बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। और आपको याद होगा कि ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों को अभी जब कोविड के दौरान लॉकडाउन था तो भी उन्हें, चूंकि वो स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उनके हिस्से का जो अनाज था वो बढ़ाकर उन्हें दिया गया कि उन बच्चों को मध्याह्न भोजन का जो हिस्सा था वो उनके घर मिले। परंतु इसके बाद जो हो रहा है वो गलत है। और जो आपके मूल विषय की मैं चर्चा कर रहा था, जो अपना मूल विषय है कि जो बेटियां लापता हो रही हैं, आप इसमें से एक बात और देखेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो थोड़े दिन बाद उन्हें मालूम चल जाता है कि उनकी बेटी कहां है और उसके बाद वो पुलिस को ये डिस्पोजल करने भी नहीं जाते हैं कि हाँ ये केस आप डिस्पोज कर दीजिए, हमें हमारी बेटी मिल गई, परंतु उन परिवार के लोगों को संज्ञान में है। और यदि पुलिस उन पर दबाव बनाती है तो वो इस तरह से अपने आप को पीड़ित शो करने का काम करते हैं। तो देखिए इन समस्याओं का हमारे पास 2 हल है, एक तो शिक्षा और दूसरा उनमें हमें संस्कार विकसित करना। तो ये जो सरकार काम कर रही है वो सरकार के काम निश्चित किसी ना किसी दिन सफल होंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि हम बेहतर सरकार। और हृदय जी एक बात मैं हमेशा कहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी सरकार, हम कभी ये दावा नहीं करते हैं कि हमने सब कुछ श्रेष्ठतम कर लिया, मध्य प्रदेश स्वर्ग बन गया। नहीं, उसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। परंतु अगर हम पिछले 15 वर्षों से पहले की तुलना करें तो आज हालात हर क्षेत्र में बेहतर हैं। पुलिस तेजी से काम करती है, पुलिस रैपिडली काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हमने नाबालिग बेटी से रेप करने वालों को सजाए मौत का प्रावधान रखा था। उसके बाद उनकी संख्या में भी कमी आई है और मध्य प्रदेश में 15 से ज्यादा सजाएं हो चुकी है। तो ये सब चीजें हैं, असर लाती हैं। परंतु मेरा ये एक मत है
कि हर चीज को केवल हम लाठी डंडे के जोर से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे मस्त लगाना है, कब तक पुलिस चालान करेगी? लिमिटेड पुलिस के जवान हैं, वो कब तक चालान ही करते रहेंगे जब तक हम में सामाजिक चेतना नहीं होगी। और एक दिन में अगर 100-200 चालान होते हैं तो वो पुलिस के ऊपर उंगली उठने लगती है कि आपने ज्यादा चालान कर दिए। तो ब्रजभूषण जी, मेरा ये कहना है कि आज का जो विषय है वो एक्चुअली राजनीतिक सरोकार का विषय नहीं है, वो सामाजिक सरोकार का विषय है और हम उसी दृष्टिकोण से सोचें। और बाल आयोग के सदस्य, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा गति बढ़ाकर इसमें स्पीडी कि किस तरह पुलिस को हम और दबाव बढ़ा सकते हैं और ऐसे ज्यादा से ज्यादा मामलों को डिस्पोज करा सकते हैं। ब्रजपाल जी, आपने एक अच्छी बात तो कही है, चिंता भी जाहिर की आपने कि जो घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और विमुक्त जाति के लोग होते हैं, वाकई उनका ठिकाना नहीं होता। वे जहाँ सड़क के किनारे काम करते हैं, मजदूरी करके अपना परिवार भरण करते हैं, तो उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार ने उस दिशा में क्या काम किए, वो इस पर प्रकाश डालें आप तो। देखिए हृदय जी, मैं एक बात और बताऊं, मध्य प्रदेश सरकार ने अर्ध घुमक्कड़ और घुमक्कड़ जातियों के लिए बेहद काम किया है। एक घुमक्कड़ जाति में सबसे ज्यादा आता है हमारा बंजारा समुदाय। आप उसको भी ध्यान से देखिए, वो भी ना तो भिक्षावृत्ति करते और ना अपराध करते। आप इनको गौर से देखिएगा। तो ये जो हमारी घुमक्कड़ जाति, और इनको हम स्थापन के लिए वो एक जगह रुक जाए, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। और मैं खुद की बात करता हूं, हमारे उदयपुरा में 20 ऐसे परिवार हैं और उनको हम स्थापित करना चाहते हैं, परंतु वो होने राजी नहीं है, क्योंकि वो उनका कल्चर है, उनकी हेरिटेज है। तो जो उनकी हेरिटेज है वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। परंतु कुछ ऐसे वर्ग जरूर हैं और इसमें काम भी हुआ है। आज आप इस बात को पाएंगे कि जो घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जाति थी, उनमें से 50% से ज्यादा लोग एक जगह अपना ठिकाना बना चुके हैं। मैंने आपसे फिर कहा कि आज नहीं तो कल वो सुखद स्थिति जरूर आएगी, जब इस तरह की चीजों से हमें मुक्ति मिलेगी कि हमारा बच्चा कहीं हमें भीख मांगते ना मिले और हमारी बेटी को कोई बहला फुसलाकर उसे अपहरण ना कर सके या साफ टारगेट ना बना सके। इसके लिए सरकार भी यह काम कर रही है और निश्चित सामाजिक जिम्मेवारी हमारी है, तो हम भी काम करें। ब्रजेश जी, इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जो बाल आयोग है उस किस तरीके से काम करता है और आदमी को कहाँ शिकायत करनी चाहिए और क्या क्या उनके अधिकार हैं? जी, अगर इस तरीके का कोई मिसिंग का लंबा मामला है या बहुत दिनों से हमारी बच्ची गुमी हुई है और हमने थाने में शिकायत की है और उसके पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो निश्चित तौर पर बाल आयोग सबसे पहला फोरम है, आप उसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिले में एक बाल कल्याण समिति होती है जो एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पीठ होती है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। हमारी मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में गठित हो गई है। आप वहाँ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। सीधा पुलिस के आला अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं अगर नीचे की सुनवाई नहीं हो रही, और 1098 पर भी ये मामला दर्ज करा सकते हैं कि हमारी बच्ची काफ़ी दिनों से मिसिंग है। वो फॉरवर्ड होकर हमारे पास आ जाता है। इस तरीके से कई फोरम ऐसे हैं जहां आसानी से आप अपनी बात रख सकते हैं और आपके कोई बच्चे की आइडेंटिटी शो कहीं नहीं की जाएगी, और उसमें हम अपने स्तर पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, उनके साथ बातचीत कर, उनके साथ बैठक कर, जैसे भी हो सकता है सब विभागों के साथ समन्वय करके, और हम कहीं ना कहीं उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास उसमें हम कर सकते हैं। तो इस तरीके के सारे फोरम हैं जहां पर अगर किसी तरह की कोई इस मामलों में देरी हो रही है, इन मामलों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो व्यक्ति जा सकता है और अपनी जानकारी वहाँ दे सकता है। भविष्य में बाल श्रम हो चाहे भिक्षावृत्ति हो, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए क्या बाल आयोग की योजना, कोई अभियान चलाने की प्लानिंग में है अभी? लगातार हम इस पर अभियान चलाते रहते हैं, लगातार हम इनकी समीक्षा करते रहते हैं। प्रत्येक जिले के हम जितने भी इससे संबंधित डिपार्टमेंट्स रहते हैं, इनके संबंधित विभाग रहते हैं, हम जब भी जिले में जाते हैं तो एक समन्वय बैठक करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, उस जिले का आंकड़ा लेते हैं, एक्चुअल फैक्ट समझते हैं और उस पर हम आगामी रणनीति बना के काम कर सकते हैं। और सभी विभागों का साथ लेके हम उस काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ों को हम कैसे रोकें। चाहे वो झाबुआ की बात हो, चाहे अलीराजपुर की बात हो, चाहे बड़वानी की हो, चाहे बैतूल की हो, चाहे छिंदवाड़ा की हो, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले पर हमारा फोकस होता है और हम संभाग वाइज इसकी मीटिंग करते रहते हैं। संभाग वाइज हम अधिकारियों के साथ इसकी, अभी कोरोना चल रहा है तो हम वर्चुअल संवाद करते रहते हैं कि लगातार हमें हमारी जानकारी में रहे कि भाई बच्चे किस तरीके से, कितना आंकड़ा है, और उस पर हम विभाग से जानकारी भी मंगाते रहते हैं और अपडेट भी मंगाते रहते हैं। ठीक बात है। ब्रजभूषण जी में बात रखिएगा, समय का अभाव है। सबसे पहले हृदय जी, आज आपने ये काम बहुत सराहनीय किया कि एक जो बच्चों वाला जो मुद्दा है और बाकी संवेदनशील मुद्दा है मध्य प्रदेश के लिए, जिसको आपने उठाया, और सबसे अच्छा काम आपने ये किया, एक काम बहुत अच्छा किया
कि आपने तीनों को, एक नाम राशि वालों को, ब्रजगोपाल जी को और ब्रजेश चौहान जी को बिठा के और एक सी समस्या के साथ समाधान के लिए आपने बिठाया। और सबसे बड़ी बात, और आपने एक बात गौर नहीं करी कि हम तीनों एक ही जैकेट हरा कलर के पहन के आए हैं। ये भी हमारा सौभाग्य हम तीनों का कि एक ही विषय में और एक ही समस्या के समाधान के लिए तीनों मिलकर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आप भी ब्रजगोपाल जी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मैं भी मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, पार्टी कोई भी हो, लेकिन निश्चित तौर पे अगर मध्य प्रदेश में विकास होगा तो आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। अगर मध्य प्रदेश में कोई एनसीआरबी रिपोर्ट गलत साबित होती है, गलत खबर देती है मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश हमारा पिछड़ रहा है, तो आपको भी शर्म आएगी और मुझे भी आएगी। धन्यवाद आपका। सिर्फ समस्या ही नहीं, समाधान निकालना भी हमारा फर्ज बनता है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं, बैठे हुए ताकि बच्चों को उनका अधिकार पता हो, माता पिता को अधिकार पता हो कि जो अपराध में लिप्त होते हैं अपराध बार बार ना हो, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो ब्रजगोपाल जी, ब्रजनाथ जी, ब्रजेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चर्चा में जुड़े आप। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे खतरे में बचपन, जिस तरीके से बच्चों को लेकर लगातार अपराध होते हैं, अपराध के बाद जिस तरीके से जो लिप्त होते हैं, माता पिताओं की भूमिका होती है, समाज की भूमिका होती है, इसमें एक ही ऐसी लड़ाई है कि समाज के सभी लोगों को आगे आकर लड़ना होगा, तभी हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। फिलहाल चर्चा में तय, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।